गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स के अंतर्गत चैप्टर पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय होती है तो उस पर किस प्रकार से टैक्स की गणना की जाएगी। मकान एवं उससे लगी हुई जो भूमि है उसके अंतर्गत जो मकान के साथ में जो भूमि लगी हुई है उस पर भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर की गणना की जाएगी। यदि ज़मीन किसी मकान से लगी हुई नहीं हो तो उस ज़मीन की आय अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। यदि केवल मकान से लगी हुई ज़मीन को ही किराए पर उठाया जाए परंतु मकान को किराए पर यदि नहीं उठाया जाए तो इस स्थिति में भी ज़मीन का किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। मकान के अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं। मकान के अंतर्गत हम लोग रिहायशी जो मकान है, दुकान है, गोदाम है, कार्यालय भवन है, सिनेमा हॉल है, स्टेडियम है, सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम के लिए जो बनाए गए भवन है उनको शामिल करते हैं। गैर रिहायशी मकानों के लिए छत का होना भी आवश्यक नहीं है, जैसे कारखाने का टीन शेड लगा हुआ भवन हो। इसी प्रकार मकान से लगी हुई ज़मीन में मकान का जो अहाता है, खेल का मैदान है, बगीचा है, स्विमिंग पूल है आदि को भी हम शामिल करते हैं। सेकंड पॉइंट है वार्षिक मूल्य। मकान संपत्ति के से कर आय के पर कर की गणना करते समय मकान का जो वार्षिक मूल्य है उसकी गणना की जाएगी। उस वार्षिक मूल्य पर ही कर लगाया जाता है। करदाता का मकान संपत्ति का स्वामी होना आवश्यक होता है। यदि करदाता कभी कभी करदाता किसी मकान संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति से किराए पर प्राप्त करता है और दूसरे व्यक्ति को उसे किराए पर उठा देता है। इस प्रकार किराए पर ली गई संपत्ति को किराए पर उठाने से होने वाली आय है वह मकान संपत्ति से आय नहीं होगी, वह अन्य साधनों से आय कहलाएगी। इस प्रकार करदाता का मकान संपत्ति शीर्षक से आय में कर योग्य होने के लिए स्वामी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि करदाता कोई मकान पट्टे पर या किराए पर लेता है तो वह मकान का स्वामी नहीं माना जाएगा और ऐसे मकान को किराए पर उठाने से होने वाली आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। मकान के स्वामी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस ज़मीन का भी स्वामी हो जिस पर वह मकान बनाया गया है। फिर पॉइंट है मकान संपत्ति का माना गया स्वामी। निम्नलिखित परिस्थितियों में करदाता मकान संपत्ति का वैधानिक स्वामी नहीं होता है परंतु आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसे मकान का स्वामी माना जाता है। जैसे फर्स्ट है जीवन साथी को हस्तांतरित मकान संपत्ति। यदि कोई करदाता अपने जीवन साथी को संपत्ति का हस्तांतरण बिना उचित प्रतिफल के कर देता है तो ऐसी दशा में उसे ही मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा और उस पर उस आय की कर की गणना की जाएगी। सेकंड पॉइंट है अवयस्क बच्चे को मकान संपत्ति का हस्तांतरण। यदि कोई व्यक्ति अपनी मकान संपत्ति को किसी अवयस्क बच्चे को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर देता है तो स्वामी ही हस्तांतरणकर्ता को ही माना जाएगा और ऐसे मकान संपत्ति की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में ही शामिल करेंगे। थर्ड पॉइंट है अविभाज्य संपदा। अविभाज्य संपदा वह संपदा होती है हिंदू अविभाज्य परिवार की जिसका कि विभाजन नहीं किया गया है या जिसका विभाजन हो ही नहीं सकता है। ऐसी संपत्ति परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य उसके पास रहती है उसे कर्ता कहते हैं। ऐसी संपत्ति के धारक को ही उस संपत्ति का स्वामी माना जाता है और उसकी आय उस व्यक्ति की आय में ही शामिल की जाती है, न कि हिंदू अविभाजित परिवार की आय में। सहकारी समिति, कंपनी और व्यक्तियों के संघ के सदस्यों को आवंटित मकान। यदि किसी सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ के सदस्यों को समिति, कंपनी अथवा संघ की भवन निर्माण योजना के अंतर्गत यदि कोई मकान आवंटित होता है या पट्टे पर दिया जाता है तो वह सदस्य ही उसका स्वामी माना जाएगा। क्रय किया गया मकान जिसका पंजीकरण यदि नहीं हुआ है तो ऐसी दशा में भी जो उसका क्रेता है वही उसका स्वामी माना जाएगा। धारा 269 यूए एफ के व्यवस्थाओं के अधीन हस्तांतरित यदि कोई मकान है तो ऐसी स्थिति में जिसके अंतर्गत किसी भवन से संबंधित अधिकारों का हस्तांतरण बिक्री विनिमय या 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे के रूप में हुआ हो, चाहे उस हस्तांतरण का पंजीकरण कराया गया हो अथवा नहीं हो,
ऐसे भवन के संबंध में क्रय करने वाले व्यक्ति को न केवल भवन का कब्जा ही प्राप्त होता है अपितु कानूनी स्वामित्व को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भवन का स्वामी क्रेता को ही माना जाएगा। स्वामित्व के संबंध में कुछ अन्य बातें इस प्रकार है। पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाया गया है मकान। यदि कोई व्यक्ति पट्टे पर जमीन लेकर उस पर मकान बनवाता है तो पट्टे की जमीन पर मकान बनाने वाला व्यक्ति ही उसको स्वामी माना जाएगा। विवादास्पद मकान का स्वामी। यदि कोई मकान संपत्ति के संबंध में यदि कोई विवाद है तो ऐसी संपत्ति का किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही उस पर स्वामी की हैसियत से कब्जा किए हुए व्यक्ति को उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। करदाता मकान संपत्ति का प्रयोग यदि अपने व्यवसाय या पेशे के लिए नहीं करता है। यदि कोई करदाता अपने मकान संपत्ति का प्रयोग व्यापार या पेशे के लिए करता है जिसकी आय कर योग्य है तो ऐसे मकान संपत्ति की अनुमानित आय पर कर नहीं चुकाना होता है। साथ ही साथ व्यापार व पेशे की आय की गणना करते समय भी उसे अनुमानित किराए की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने संबंधी कुछ इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रावधान है। विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय। यदि कोई मकान संपत्ति विदेश में स्थित है तो ऐसी दशा में उस पर भी कर देना होगा भारत में। किसी मकान संपत्ति के दो या दो से अधिक यदि सह स्वामी है तो प्रत्येक का हिस्सा यदि निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है तो उस पर व्यक्तियों के समुदाय की तरह कर नहीं लगेगा बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की तरह ही कर लगेगा। उप किराएदार से प्राप्त किराया। यदि कोई किराएदार अपनी मकान को किसी को किराए पर दे देता है तो और इसी दशा में उससे किराया प्राप्त करता है तो यह उप किराया कहलाएगा और ऐसी दशा में यह किराया अन्य साधनों से शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। मकान संपत्ति की काल्पनिक आय। यदि यह आवश्यक नहीं है कि मकान किराए पर उठाया जाए अथवा किराया प्राप्त किया जाए। यदि कोई करदाता अपने कुछ मकानों का प्रयोग अपने स्वयं के निवास स्थान के लिए करता है तो एक मकान को छोड़कर शेष मकानों की काल्पनिक आय पर उसे कर देना पड़ता है। इस प्रकार अपने किसी मित्र या संबंधी को बिना किराए के रहने के लिए दिए गए मकान की अनुमानित आय पर भी कर देना पड़ता है। मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का व्यापार करना। यदि कोई मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का यदि व्यापार करता है तो ऐसी दशा में प्राप्त होने वाला किराया मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य होता है। मकान संपत्ति से प्राप्त मिश्रित किराया या संयुक्त किराया। यदि कोई व्यक्ति मकान किराए पर देने के साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, चौकीदार, सफाई, लिफ्ट आदि भी देता है और प्राप्त किराए में यह किराया भी यदि मिश्रित है तो ऐसी दशा में संयुक्त किराए में सुविधाओं के मूल्य को कम कर दिया जाएगा और शेष राशि ही मकान से प्राप्त किराया मानी जाएगी। मशीन, प्लांट और फर्नीचर के साथ भवन को किराए पर देना। यदि कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट या फर्नीचर के साथ भवन को भी किराए पर देता है तो ऐसी दशा में इनको किराए पर से उठाने से होने वाली आय, भवन को भी किराए पर उठाना यदि आवश्यक है इनके लिए तो ऐसी दशा में होने वाली आय को अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। मकान संपत्ति शीर्षक की कुछ आय कर मुक्त भी है। वह इस प्रकार है। पहली है वे आय जो सकल कुल आय में सम्मिलित ही नहीं होती हैं। उसमें फर्स्ट है कुछ दशाओं में कृषि भूमि में लगे हुए फार्म हाउस की आय, पूर्णतः धार्मिक व पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट की आय, करदाता द्वारा अपने व्यापार व पेशे के लिए प्रयोग की गई मकान संपत्ति की आय, करदाता का कोई एक या दो मकान है जिनका प्रयोग वह स्वयं के लिए करता है तो उसकी आय। यदि किसी करदाता के पास अपने स्वयं के रहने का केवल एक या दो ही मकान है और उनका उपयोग गत वर्ष में किसी अन्य स्थान पर उसके व्यापार, पेशे, नौकरी के कारण यदि वह नहीं करता है तो दूसरे स्थान पर उसका स्वयं का मकान न हो तो ऐसे मकानों की अनुमानित आय पर कर नहीं लगाया जाता बशर्ते उस मकान या उन मकानों को किराए पर न उठा रखा हो। भूतपूर्व राजा या महाराजा के निवास में आने वाला कोई एक महल की आय कर मुक्त है। स्थानीय सत्ता की मकान संपत्ति की आय कर मुक्त है। अनुमोदित अनुसंधान संघ है। शैक्षणिक संस्था और अस्पताल की मकान संपत्ति से आय है। व्यापार संघ की मकान संपत्ति से आय है और राजनीतिक दल की मकान संपत्ति से जो भी आय होगी वह कर मुक्त होगी। सेकंड पॉइंट है वे आय जिनके संबंध में सकल कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है। फर्स्ट है सहकारी समिति को वस्तुओं का भंडारण करने के लिए विपणन के लिए किराए पर दिए गए गोदामों से भंडार गृहों से होने वाली समस्त आय की कटौती स्वीकृत की जाती है।
शहरी उपभोक्ता समिति, मकान बनाने वाली समिति, शक्ति की सहायता से निर्माण करने वाली समिति, यातायात का व्यापार करने वाली समिति अथवा 20,000 रुपये से अधिक सकल कुल आय वाली सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों को मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली समस्त आय कटौती के रूप में स्वीकृत की जाती है। थैंक्स स्टूडेंट।